अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ब्रिटेन कॉलेज की तरफ से समर कैंप विजुअल क्लासेस का ये पहला लेक्चर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जनरल गैस इक्वेशन। आप लोगों को इल्म है कि इससे प्रीवियस जो है वो हम क्लास में मुकम्मल पढ़ चुके हैं। उनकी भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिवीजन होती रहेगी हमारी, और उसके साथ साथ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि अगला जो काम है वो उसी एक्यूरेसी और उसी पैशन और ज़ील के साथ जो है वो हम करें जैसे हम क्लासरूम में किया करते थे। आज का जो टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आप लोगों को आसान बना दिया जाए ये टॉपिक, और इसके अलावा हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर के अंदर आपको सारी जो प्रॉब्लम्स और जो कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोगों को दूर हो जाएं। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ब्लैंक पेज पे जो है वो आप लोगों को समझाना चाहूँगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले जो है वो हम ब्लैंक पेज ले जाते हैं, वहाँ पे इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और वापस जो है वो हम ये बुक के व्यूल्स को जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि आइदर जो हमारे टॉपिक है वो ऐसा है भी सही या नहीं। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक स्क्रीन लेके आया हूँ। टॉपिक जो है वो आप लोगों को पता है, दैट इज़ जनरल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं कैप्शन लिख रहा हूँ, जनरल गैस इक्वेशन। अब मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि भरपूर तवज्जो से जो है वो बैठिएगा, बुक सामने रखें, और उसके साथ साथ जो है वो आप लोग अपने माइंड में एक पिक्चर सेट करते रहें। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो हमें प्रीवियस लॉज हमने ड्राइव किए थे या पढ़े थे, हमें उनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, और ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। सबको दोबारा बता दूं, बॉयल्स लॉ क्या होता है कि जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने इसे। दूसरे नंबर पे हमने चार्ल्स लॉ जो है वो पढ़ा था। चार्ल्स लॉ कहता V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया जाएगा। ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ। एक और लॉ से जो है वो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, वो लॉ आप लोग डेफिनेटली आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ही आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, दैट इज़ एवोगेड्रोज लॉ। वो कहता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 हो गया, दैट इज़ एवोगेड्रो लॉ। तो ये हमारे पास 3 लॉज हैं। सिंपली हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सम अप कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो कैप्शन लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके लिखेंगे। देखिए तीनों इक्वेशंस का मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को नज़ारा करवा दूं। इन तीनों इक्वेशंस की ख़ास बात यह है कि इनमें V म्यूचुअल है, तो V आपके पास बरकरार रहेगा, और उसके अलावा आपके पास N और T जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद है, तो NT ऊपर रहेंगे, और जो P है वो इक्वेशन में ड्राइव होगा। तो नई इक्वेशन हमारे पास इस तरह की हासिल होगी, V कॉमन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, N और T आपके पास ऊपर की तरफ आएंगे, जबकि P जो है वो नीचे की तरफ डिवाइड होता हुआ हमें नज़र आएगा। दैट इज़, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही जाएगा, आपको पता है कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए कांस्टेंट हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि R ही K ही लिया जाए,
आप कोई और कांस्टेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी होगा कि आपने फ़लाँ चीज़ को कांस्टेंट वैल्यू ली है। यहाँ पे हम आर को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा आर एन टी ओवर पी। और अगर p को इस तरफ लेके आया जाए तो ये बन जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। तो ये हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिएगा इसे। और मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि इक्वेशन 5 को इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं जी? जी हाँ, आपके जहन में जो आवाज़ गूंज रही है वो दुरुस्त है। इसे हम जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इक्वेशन 5 जो है वो हमारे पास हो गई जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। देखें, हमने कहा कि आर को एज अ कांस्टेंट लिया, तो यहाँ पे बताया जाएगा वेयर आर इज़ जनरल गैस कांस्टेंट। आर हमारे पास अगेन जनरल गैस कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कांस्टेंट के भी लिया जा सकता है, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट को कांस्टेंट कहा जा सकता है, लेकिन आपने मेंशन करना होगा कि फ़लाँ अल्फ़ाबेट को आपने कांस्टेंट वैल्यू के तौर पर लिया है। अब इसकी क्या वैल्यू होती है ये हम अगले लेक्चर में जो है वो ड्राइव करेंगे और आपको इसकी मुकम्मल डिटेल भी बताएंगे, और उससे होने वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है, आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रही है, तो हम डिटेल देख लेते हैं। दैट इज़ प्रेशर, ये आपके पास वॉल्यूम, ये आपके पास क्वांटिटी यानी कि n, r जनरल गैस कांस्टेंट, और t हमारे पास है टेम्परेचर। देखें, अगर मैं इस पर थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि फॉर n इज़ इक्वल टू 1, अगर n हमारा 1 के इक्वल हो तो इक्वेशन 5 पे क्या असर पड़ेगा? देखें, ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो ये बचेगा पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। अच्छा, आपको इल्म है कि जल्दी से मुझे बताइएगा अपने जहन में जो है वो रिपीट करके कि इन पी वी आर टी में से कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। आपका जवाब यकीनन आर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आर को एक तरफ ले लेते हैं, पी वी ओवर टी, तीनों वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये आपके पास एक दफ़ा होगा P1 V1 ओवर T1, फिर एक दफ़ा इज़ इक्वल टू R, फिर एक दफ़ा होगा P2 V2 ओवर T2 इज़ इक्वल टू R। अगर दोनों चीज़ें ही R के बराबर हैं तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आपके जहन में जो चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। दैट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। लेकिन रुकिएगा, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, जो आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हमारे पास कि हम ड्राइव करें पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी से वापस लॉज को। अगर तीनों लॉज कंबाइन करके आपके पास जनरेट कर सकते हैं एक इक्वेशन को, तो इक्वेशन से बारी बारी हम तीनों लॉज को वापस ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स प्रोसेस में। लेकिन एक चीज़ का होना ज़रूरी है, वो चीज़ ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप ड्राइव क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बॉयल्स लॉ जो है हमारे पास वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, और इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी हैं? कांस्टेंट वैल्यूज़ एक n है, और दूसरी चीज़ कांस्टेंट कौन सी है? बिल्कुल आप दुरुस्त हैं, टेम्परेचर होती है। तो ये हमारे पास अगर लिखा जाए पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अब मुझे जवाब दीजिएगा, बॉयल्स लॉ के लिए आपके पास n कांस्टेंट होता है, t कांस्टेंट होता है, r वैसे ही कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू, एक नया कांस्टेंट हम जनरेट कर देते हैं। तो साथ में मैं लिख देता हूँ वेयर n एंड t आर कांस्टेंट्स।
तो बताइएगा मुझे, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो आपके पास पी वी इज़ इक्वल टू के किसके बराबर होता है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी तरह से आप चार्ल्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ें वेरिएबल और कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ही फिज़िकल क्लासेस में पढ़ा था कि आपके पास वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर प्रेशर और क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा जाए। तो शुरू कहाँ से करेंगे? अगेन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, अब एक काम छोटा सा कर रहा हूँ, आपको अभी करने के बाद समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं प्रेशर को नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी जो है वो चीज़ों को मैंने सेम रखा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एन कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ के लिए, पी भी कांस्टेंट, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो एक नई चीज़ हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगी, ये हमारे पास बराबर होगी पी वी इज़ इक्वल टू, अब हम उसे डबल प्राइम भी कह सकते हैं, लेकिन आपको साथ में ये कहना पड़ेगा वेयर एन एंड पी आर कॉन्स्टेंट्स। एन और पी आपके पास क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से आपको वापस कौन सा ड्राइव करना पड़ेगा? आपको ड्राइव करना पड़ेगा तीसरा लॉ जो हमारे पास होता है, एवोगैड्रोस लॉ, जो हमने यूज़ किया था। अब आपको अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस याद हों गैस लॉज वाली, तो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि चार चीज़ों में से अगर दो चीज़ें डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन से जुड़ी हुई हैं तो बाकी दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इट मींस कि अगर आपके पास वी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक, तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। तो आप इसी तरीके से ही ड्राइव कर सकते हैं इसे। तो दोबारा से मैं लिखने जा रहा हूँ पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अब आप अगेन v इज़ इक्वल टू एन आर टी ओवर आपके पास हो गया p। अब आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, p भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो इसे ट्रिपल प्राइम कह दीजिए और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू v इज़ इक्वल टू के ट्रिपल प्राइम n। तो लेकिन साथ में बता दें आप कि वेयर टी एंड पी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको किताब की तरफ ले जाता हूँ, एग्जैक्टली आपकी बुक की तरफ। ये हमारे पास किताब मौजूद है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ मौजूद था, फिर हमारे पास चार्ल्स लॉ मौजूद था, फिर एवोगैड्रोस लॉ मौजूद था, फिर हमने क्या किया, इनको कंबाइन किया सारी इक्वेशंस को, और ये आ गया कांस्टेंट एन टी ओवर पी। कांस्टेंट हमने क्या लिया? आर, जिसको हमने कहा जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बन गया v इज़ इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी? दैट इज़ पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अब देखेंगे बिल्कुल उसी तरह से हमने तीनों लॉज को ड्राइव किया है। ये पी वी इज़ इक्वल टू के, ये v इज़ इक्वल टू के टी, ये v इज़ इक्वल टू के एन। फ़र्क ये है कि मैंने इनको के प्राइम, के डबल प्राइम और के ट्रिपल प्राइम लिया। आप खाली के भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि ये कैसे ड्राइव हुए हैं। देखें, यहाँ पे टी और एन कांस्टेंट, यहाँ पे पी और एन कांस्टेंट, यहाँ पे पी और टी कांस्टेंट्स हैं आपके पास। इक्वेशन 4 जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ था, उसे अगर हम 1 मोल के लिए लिखें, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, तो ये हमारे पास पी वी इज़ इक्वल टू आर टी होगा। तो पी वी ओवर टी इज़ इक्वल टू आर होगा। पी वन वी वन ओवर टी वन इज़ इक्वल टू आर। पी टू वी टू ओवर टी टू इज़ इक्वल टू आर। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास पी वन वी वन ओवर टी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, अक्सर बच्चे और स्टूडेंट्स मुझसे जो है वो क्वेश्चन करते थे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा दफ़ा थ्योरी में यही सवाल पूछा गया है, तो इसे जो है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं और ये आपके पास मौजूद है।
तो इसे अच्छे तरीके से करें, गो थ्रू, और कोई मज़ीद सवाल हो तो वो मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।